हेलो फ्रेंड्स, रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे आज हम। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये आपके मई 2023 में सारे पूछे गए थे। ठीक है, तो इससे पहले जो पार्ट हमने डिस्कस किया था वहाँ भी हमने काफ़ी सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग इस वाले पार्ट में आज डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज सीआरएम, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सीआरएम का फुल फॉर्म होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीआरएम क्या काम करता है? तो ये जो है कस्टमर की 360 डिग्री एनालिसिस करता है। तो कस्टमर के बारे में सारी की सारी जो है एनालिसिस करना, वो है आपका सीआरएम। अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम इज टू प्रोवाइड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन विद अ कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर। तो इससे आपको कस्टमर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है। किससे? सीआरएम से। तो मेन इंपॉर्टेंट लाइन इसकी डेफिनेशन है कि ये आपको 360 डिग्री व्यू एनालिसिस करता है। किसकी? कस्टमर की। तो वो है आपका सीआरएम। नो मैटर वेयर द इन्फॉर्मेशन रिजाइड्स और वेयर द कस्टमर टच पॉइंट अकर। तो कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिले, चाहे मान लीजिए वो ऑनलाइन कहीं कुछ खरीद रहा है, एटीएम से ट्रांसफर कर रहा है, कहीं से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, पीओएस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, हर जगह से इन्फॉर्मेशन आके सीआरएम में इकट्ठी हो जाती है। तो हर सोर्स से कहीं से भी कस्टमर्स का टच पॉइंट, मतलब कैसे वो कनेक्ट हो रहा है बैंक के साथ। ठीक है, क्या वो एटीएम मशीन से कनेक्ट हो रहा है या वो ब्रांच विजिट आके काउंटर पे उससे से कनेक्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं टच पॉइंट। तो कहीं से भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिले, सबको इकट्ठा किया जाता है और उसको जो है अवेलेबल कराया जाता है सीआरएम के थ्रू। Today, many businesses manage different customer relationship with multiple information system which weak customer service। तो अभी क्या हो रहा है कि आजकल के टाइम पे क्या होता है कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। जैसे बहुत से बिजनेसेस क्या करती है कि अलग अलग उन्होंने इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है। कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिला, एक जगह पे इकट्ठा किया, कहीं से मिला, दूसरी जगह पे इकट्ठा किया। ठीक है, तो इससे क्या होता है, विच वीकन कस्टमर सर्विस एंड अल्टीमेट रिड्यूस टोटल सेल्स। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर सर्विस हम उतनी अच्छे से नहीं दे पाते और उससे जो हमारी सेल्स भी कम हो जाती है। टू रियलाइज द बेनिफिट ऑफ सीआरएम, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस ऑल कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड मतलब सबको मिला के इकट्ठा करके एक। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मान लीजिए आपके पास आपने 10 अलग अलग जगह पे कस्टमर का डेटा इकट्ठा किया है, उसको इंटीग्रेट करके जो है पूरे को एक जगह इकट्ठा करना, वही आपका सीआरएम है। तो कहीं से भी डेटा मिले, सबको एक जगह इकट्ठा कीजिए ताकि आप सही तरह से कस्टमर की स्टडी कर पाए, उसको वो सर्विस दे पाए जो कि वो चाह रहा है, और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक जुड़ा रहे, आपकी सेल्स ये सब भी बढ़े। तो वही लिखा है कि चाहे आपका फ्रंट ऑफिस हो या बैक ऑफिस हो, तो सबको पूरा व्यू देना कस्टमर्स का, ताकि आप उसको बेटर वे में सर्व कर पाओ। तो वही आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो सीआरएम आप समझ गए क्या है। कस्टमर का 360 डिग्री एनालिसिस, जहां से भी डेटा मिले सबको इकट्ठा कर लो और सीआरएम में आपको सब कुछ मिलता है। डेटा कस्टमर का हर जगह का डेटा। मान लीजिए कस्टमर कहीं से ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करने की कोशिश की, ऑनलाइन कुछ, तो वो डेटा भी रहेगा कि कस्टमर को इस तरह की चीज में इंटरेस्ट है। तो कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है। 360 डिग्री एनालिसिस हो जाता है कस्टमर्स का, वही आपका सीआरएम है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो ये भी बैंकिंग का एक डिवीजन है, बैंकिंग का एक पार्ट होता है। बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट सर्व गवर्नमेंट कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग अंडर। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का क्या क्या रोल होता है अभी हम देखेंगे। ये अंडर राइटिंग की सुविधा देता है। अंडर राइटिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, नई नई कंपनी है, उसको कैपिटल रेजिंग करनी है, आईपीओ लाना है। तो आईपीओ के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, आपको टेंशन लेना नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपकी मदद करेगा। ठीक है, जैसे मर्जर या एक्विजिशन कराना है, जैसे मान लीजिए कुछ दो कंपनीज को मर्ज कराना है, या एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है बायर सेलर, मतलब कौन सी कंपनी बिक रही है, कौन सी कंपनी बेच रही है, तो उनके बीच में उनको मिलाने का, जोड़ने का काम करता है। और वो इंटरमीडिएट का भी काम करता है बिटवीन इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन को रिक्वायर कैपिटल टू फ्लो ग्रो। तो एक कंपनी है जिसको पैसा चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, और इन्वेस्टर्स है जो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके बीच में आता है कौन, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हमें आइडिया लग चुका है कि क्या होता है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दो तीन टाइप की सर्विसेज देता है। एक है आपका अंडर राइटिंग की सर्विस। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि कोई नई कंपनी है, उसको अपना आईपीओ लाना है। आईपीओ लाना है मतलब पब्लिक से पैसे चाहिए, और फर्स्ट टाइम आपका आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में। तो पब्लिक से आप पैसे ले रहे हैं, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। सेबी के तहत आपको प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है, और जरूरी नहीं है कि प्रोस्पेक्टस मतलब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कि आप ये करते हैं, आपका ये मैनेजमेंट है, वो सारा कुछ। तो कई बार सेबी के प्रोस्पेक्टस आपके डिसअप्रूव भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 लोग जाएंगे सेबी के पास कि मैं आईपीओ से पैसा लाना है और सेबी सबको बोलेगी ओके पैसा ले लो, ऐसा नहीं होता है। सेबी किसी किसी को परमिशन देती, तो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, और पूरा 18 से लेकर 24 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। तो मतलब ये बहुत एक लेंथी प्रोसेस होता है। तो कंपनीज जो नई नई, उनको मालूम नहीं है ना कि कंपनी तो अच्छा ग्रो कर रही है, पर उनको मालूम नहीं कि आईपीओ कैसे लाया जाए, कैसे जनता से, पब्लिक से पैसे लिए जाए। तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मदद करते हैं। जैसे आप किसी नई जगह जाते हैं तो आपको घर ढूंढने में दिक्कत होती है, तो जो ब्रोकर होते हैं आपकी मदद करते हैं ना, ये अच्छा घर है, तो आपको दिखाते हैं, ऑप्शंस दिखाते हैं, क्योंकि वो तो उसी एरिया के लोकल, उनको सब मालूम है। सेम ऐसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, उनको पूरा मार्केट का नॉलेज है, किसी कंपनी को
आईपीओ लाना मदद करते हैं जिसको हम लोग अंडरराइटिंग बोलते हैं, और मर्जर कराना, एक्विजिशन कराना है तो उसमें भी ये मदद करते हैं। और ये देखा जाए तो जो इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के बीच में और कंपनी के बीच में, इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कंपनीज जिनको पैसा चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, तो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ा वही इसकी रोल में आ जाएगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है कंपनीज के लिए कैपिटल क्रिएशन में मदद करते हैं। कैपिटल होता है पैसा, आईपीओ ला के पैसा रेज किया जाएगा ना, तो उसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ये अंडरराइटिंग की सुविधा भी देते हैं। अंडरराइटिंग मतलब आईपीओ लाना, आपके लिए आईपीओ लाना, आपके शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड कराना, तो उसमें भी ये मदद करते हैं। आपको मर्जर कराना, एक्विजिशन कराना, उसमें भी ये मदद करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करते हैं कौन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो क्या क्या सर्विसेज, तो फुल फ्लैज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या क्या सर्विसेज दे सकते हो, तो 4-5 सर्विसेज की यहाँ पे बात की। अंडरराइटिंग तो हम लोग समझ गए ना कि जो है कैपिटल रेज करना, ताकि जो कंपनीज है, नई नई कंपनी है, उनको आईपीओ के थ्रू पैसा लाना है, उनको पब्लिकली बनना है, पब्लिक बनना है मतलब पब्लिक उनके शेयर आसानी से खरीदे बेचे जाए, तो आईपीओ लाना, तो उसमें उनकी मदद करता है कौन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। मर्जर एंड एक्विजिशन, मान लीजिए कोई कंपनी है मर्ज करना चाह रही है, एक्वायर करना चाह रही है, तो उसके बीच में बायर और सेलर को मिलवाने का भी काम करते हैं। सेल्स एंड ट्रेडिंग, तो कौन बायर है कौन सेलर है, मतलब जो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो कौन खरीदने वाला है कौन बेचने वाला है, तो उनकी मैचिंग में भी ये मदद करते हैं। इक्विटी रिसर्च, तो ये क्या करते हैं, इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, तो ये शेयर से पूरी रिसर्च करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को आइडिया लग जाए कि डिसीजन लेने में इजी रहे ना कि कौन से शेयर्स हमारे लिए सही है, तो इक्विटी में रिसर्च करने का भी काम करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। असेट मैनेजमेंट, मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स इंक्लूड इंस्टीट्यूशंस, तो आपके जो जैसे आपके इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनके जो असेट्स है, असेट्स मतलब उनका जो पैसा है उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना, तो उसको मैनेज करने का भी ये पूरा काम करते हैं। तो इतने सारे सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंक देता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक को लेके क्वेश्चन पूछा गया था और हमने इसको काफी डिटेल में देख लिया, ताकि अगर कुछ दोबारा पूछते हैं तो ये क्वेश्चन हम आंसर आसानी से दे सके। इन्वेस्टमेंट बैंक का क्या क्या काम रहता है, मर्जर कराना, एक्विजिशन कराना, आईपीओ लाने में कंपनी की मदद करना जिसको हम लोग अंडरराइटर बोलते हैं, और ये क्या सर्विसेज देते हैं, ये एक तरह से इंटरमीडिएट का काम करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में और कंपनीज के बीच में। इन्वेस्टर्स कौन है, जिनके पास पैसा है, जो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। कंपनीज कौन है, जिनको पैसा चाहिए, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रही है। तो दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का ये काम करते हैं। एक क्वेश्चन इसके ऊपर था, व्हाट इज रोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। ठीक है, एन इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स एंड डिजाइन ए सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, अब आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको प्रॉपर्टी खरीद लेनी चाहिए, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब कंफ्यूज है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, तो उसमें पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी मदद करते हैं। इनका काम है आपके पोर्टफोलियो को, आपके पैसे को मैनेज करना, आपको सजेशन देते ताकि आपके पैसे को और ग्रो कर सके। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए, तो ये इनका टारगेट रहता है कि आपके पैसे को डबल करते, तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि आपका अच्छे से ग्रो हो। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को पूरा मार्केट का नॉलेज होता है, ये जानते हैं, ये आपके रिक्वायरमेंट को पूछते हैं। पहले क्लाइंट आप हो गए ना, तो आपसे पूछते हैं कि आपको किस तरह से रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या आप रिस्क लेना चाहते हैं, कितना आप ग्रोथ चाहते हैं, आपसे पूछ के आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने का ये काम करते हैं। आपको एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या किसी शेयर्स में, बॉन्ड में, गोल्ड में, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजर आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज। फिर वो लिखा है, इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट फाइनेंशियल नीड्स एंड डिजाइन अ सुटेबल फाइनेंशियल प्लान एज पर हिज इनकम एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटीज का पोर्टफोलियो मैनेजर। तो पोर्टफोलियो मैनेजर उस आदमी को बोला जाएगा जो अपने क्लाइंट उसका कस्टमर हो गया, उसकी फाइनेंशियल नीड्स को समझता है और उसके हिसाब से उसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बताए कि आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। जैसे मान लीजिए आप है, आपको अपना डाउट है, आप कुछ पैसे कमा रहे हैं, आपको डाउट है कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो आप क्या कीजिए, आप पोर्टफोलियो मैनेजर से बात कीजिए। पोर्टफोलियो मैनेजर आपसे पूछेगा कि आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, आप बोलोगे कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हमें इतना पैसा ग्रो करना है, फिर वो आपको बताएंगे आप कितना रिस्क ले सकते हो, कितनी आपकी इनकम है, कितना आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, आपके रिस्क और इनकम के हिसाब से आपको सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं कि एफडी करा लो या एक काम करो, एक घर खरीद लो। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान सजेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजर बोलते हैं। और पोर्टफोलियो मैनेजर इज वन हु इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, तो ये क्लाइंट के बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। और पोर्टफोलियो मैनेजर काउंसिल द क्लाइंट एंड एडवाइज हिम द बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट प्लान विच वुड गारंटी द मैक्सिमम, तो ये आपको एडवाइस देता है, प्लस
आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट बताएगा जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ही मस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड ऑफर अ टेलर मेड इन्वेस्टमेंट टू हिम। तो जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है ना, उसके लिए बोला गया है कि उसको अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, जो फाइनेंशियल गोल है, आपका गोल क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको कोई, जैसा बोलोगे घर में मेरी शादी है या मुझे एक बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, आप उसको गोल बताओगे और उसके हिसाब से वो आपको टेलर मेड, टेलर हमारे कपड़े हमारे हिसाब से सिलता है ना, ऐसे ही पोर्टफोलियो मैनेजर आपके रिक्वायरमेंट को समझ के आपको बताता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो। नो टू क्लाइंट्स कैन हैव सेम फाइनेंशियल नीड। आप और आपका पड़ोसी, मान लीजिए आप भी उसी के पास जा रहे हैं, आपका पड़ोसी भी, तो जरूरी नहीं कि आप दोनों की सेम रिक्वायरमेंट है, आपकी कुछ और होगी, आपके पड़ोसी की कुछ होगी। तो वही लिखा है कि नो टू क्लाइंट्स कैन हैव द सेम फाइनेंशियल नीड्स। दो क्लाइंट्स की सेम फाइनेंशियल नीड्स नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होती है। तो आप अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को बताइए, वो आपकी नीड्स को सुनेगा और फिर आपको प्रोडक्ट बताएगा जो आपके लिए बेस्ट रिटर्न आपको देगा, कम से कम रिस्क जैसा द रिटर्न। वही आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। ठीक है, तो वो होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजर। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक आपका एजुकेशन लोन के मार्जिन के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। ठीक है, 4 से 7.5 लाख, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो एजुकेशन लोन वाला जो टॉपिक है इसको आप लोग पूरा देख के चाहिए, क्योंकि जो है आपको ये पूरा एग्जाम में पूछ सकते हैं। और आपका एक और है ना सरफासी, सरफासी के ऊपर भी काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सरफासी का चैप्टर है उसके ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाई है आपकी, सरफासी वाले को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन सरफासी में से भी पूछे गए थे। ठीक है, 13(2) नोटिस, 13(4) नोटिस, उसका टाइम पीरियड, उसको लेके काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद करके बिल्कुल जाएगा। तो एजुकेशन लोन के ऊपर मार्जिन की बात करते हैं। तो देखिए 4 लाख तक तो कोई मार्जिन नहीं। मार्जिन क्या होता है हमने देखा था ना, मान लीजिए आप 10 लाख का लोन बोल रहे हैं तो बैंक आपको पूरा 10 लाख नहीं देता। बैंक बोलता है कि खुद अपनी पॉकेट से भी थोड़ा पैसा लेके आओ, उसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मान लीजिए 10 लाख है, बैंक आपको 8 लाख दे रहा है और 2 लाख आप अपनी पॉकेट से ला रहे हो, तो वो जो आप अपने पॉकेट से ला रहे हो उसको बोलते हैं मार्जिन। तो एजुकेशन लोन में मार्जिन का क्या सिस्टम होता है? तो देखिए 4 लाख तक का एजुकेशन लोन कोई मार्जिन नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्टूडेंट्स पढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, देश आगे बढ़े। तो 4 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा ही अमाउंट है, तो इसीलिए कोई भी मार्जिन नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट है, पढ़ने वाला, उसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे ना। तो इसलिए 4 लाख तक में कोई मार्जिन नहीं है। 4 से 7.5 लाख में मार्जिन है। अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो 5% का मार्जिन है, यानी कि 4 से 7.5 में सिर्फ 5% का मार्जिन, मतलब सिर्फ 5% पैसा आपको भरना, बाकी 95% बैंक खुद भरेगा। ठीक है, ये कब है? जब आप इंडिया में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मार्जिन है, तब आपको 15% अपनी पॉकेट से लाना पड़ेगा और बैंक आपका 85% तक का लोन पे करेगा। ठीक है, ये कब है? 4 से 7.5 लाख में। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा गया था कि एजुकेशन लोन में 4 से 7.5 लाख का मार्जिन क्या है। तो अगर इंडिया में पढ़ रहे हैं तो 5% का मार्जिन, फॉरेन जा रहे हैं स्टडी के लिए तो 15% का मार्जिन इसमें होता है। और अगर 7.5 लाख से ऊपर का लोन है तब बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको कितना मार्जिन इसमें लेना चाहिए। तो मार्जिन क्या पूरा पैसा एक बार में लाना चाहिए? नहीं, ईयर टू ईयर बेसिस होता है। मतलब पहले साल मान लीजिए 1 लाख की डिस्बर्समेंट हुई तो 1 लाख का, जैसे अगर यहाँ 5% है मान लीजिए, तो 5% कितना हो गया? 5,000। तो हर साल जब जब आप लोन की डिस्बर्समेंट कराओगे, क्योंकि एजुकेशन में क्या होता है, हर साल फीस भरी जाती है ना, एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लिया जाता जनरली। तो जब जब आप लोन मांगने आओगे तो उसी, जब आपकी डिस्बर्समेंट होगी तो उसी में आपका मार्जिन देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है लोन की मार्जिन की जो है डिस्बर्समेंट की जाती है। ये सिक्योरिटी को लेके भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रख दिया है कि एजुकेशन लोन में सिक्योरिटी का क्या सीन है। ठीक है, तो देखिए 7.5 लाख तक तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड कब की जाती है? जब लोन अमाउंट 7.5 लाख से ज्यादा, तभी कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड की जाती है, अदरवाइज नहीं की जाती। तो 7.5 लाख से पीछे क्या होता है? तो देखिए 4 लाख तक का लोन है ना, तो नो सिक्योरिटी मस्ट बी इंसिस्ट अपॉन फॉर लोन अप टू 4 लाख। तो 4 लाख तक के लोन के लिए कोई भी सिक्योरिटीज नहीं मांगी जाएगी। पेरेंट गार्डियन टू बी जो है कस्टमर के साथ, जो स्टूडेंट है उसके साथ उसके मम्मी या पापा कोई भी एक जो है उसको ज्वाइंट बोरोवर बनना पड़ता है। ये 4 लाख की बात है। 4 से 7.5 लाख में क्या होगा कि पेरेंट्स तो है ही, प्लस कोई थर्ड पार्टी आपको गारंटी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें गारंटर चाहिए। तो 4 लाख में सिर्फ आपके पेरेंट्स आपके साथ एक ज्वाइंट बोरोवर बनेंगे। स्टूडेंट का नाम है ए, तो उसके फादर मान लीजिए बी है, तो ए बी का एक ज्वाइंट अकाउंट में लोन दे दिया जाएगा। ये कब है? जब 4 लाख तक का लोन है। 4 से 7.5 लाख तक का लोन है तो उसमें आपके पेरेंट्स तो है ही, ए के साथ बी का ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा लोन में, प्लस एक थर्ड पार्टी गारंटी मांगनी चाहिए। ठीक है, एक गारंटर आपको लाना पड़ेगा। वो आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी ऐसे हो सकता है जो गारंटी देगा कि इनकेस अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो पैसा देंगे। गारंटर चाहिए। 7.5 लाख से ऊपर होगा तब, हाँ 7.5 लाख से ऊपर होगा तो उस केस में आपको कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक मांग सकता है। ठीक है, तो वही इसमें बोला। कोलेटरल सिक्योरिटी कब मांगेगा? जब 7.5 लाख क्रॉस करेगा, उसके बाद ही जो है बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। एजुकेशन लोन में कई बार रिपेमेंट का भी क्वेश्चन आ जाता है कि रिपेमेंट पीरियड क्या है। तो कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, ठीक है, और मैक्सिमम 15 साल तक का होता है। तो जनरली आपका रिपेमेंट पीरियड क्या है कि कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर और 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब विच इज अर्लियर। तो आपका कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर, 1 ईयर तो रहता ही है,
या 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब विच इज अर्लियर। तो इन दोनों में से 1 ईयर या 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब, उसमें से जो भी पहले आएगा विच इज अर्लियर, तो वो आपका रिपेमेंट पीरियड होता है। मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड आपका 15 साल का होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम पीरियड आपका लोन 15 साल का होता है। और उसका मॉरेटोरियम पीरियड कितना होता है? कोर्स पीरियड मान लीजिए 4 साल का या 5 साल का कोर्स है तो उसमें 1 साल अलग से दिया जाता है, या 6 मंथ आफ्टर गेटिंग जॉब, जैसे आपको जॉब लगेगी उसके 6 महीने बाद। तो दोनों में से जो भी अर्लियर है उतने टाइम तक आपका मॉरेटोरियम पीरियड है। मॉरेटोरियम होता है हॉलिडे पीरियड, इस टाइम पे हमें प्रिंसिपल नहीं पे करना होता, सिर्फ जो है इंटरेस्ट पे करना रहता है। ठीक है, प्रोसेसिंग फी क्या है जो है आपके एजुकेशन लोन की? 7.5 लाख तक के जो लोन है उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाती है, और 7.5 लाख से ऊपर बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कितना प्रोसेसिंग फी उसको चार्ज करना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ठीक है, तो इसको लेके भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो जैसे आपका ये होता है ना आपका क्रिप्टो करेंसी, तो वहां पे ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये आंसर, इसका आंसर क्या है? ब्लॉकचेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिजिटल लेजर। तो ब्लॉकचेन क्या है? एक तरह का डिजिटल लेजर है। लेजर मतलब जहां पे चीजों का हिसाब किताब लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका डिसेंट्रलाइज, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आरबीआई ने बैंकों को कंट्रोल किया ना, तो ये जो आपका ब्लॉकचेन है उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड और एक डिजिटल लेजर है। कौन? आपका ब्लॉकचेन। ये क्या है? इट इज अ डिजिटल इन्फॉर्मेशन ब्लॉक स्टोर्ड ऑन पब्लिक डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या होता है? ब्लॉक में क्या है? आपका डेटाबेस, और चेन का मतलब हो गया, ब्लॉक का मतलब इन्फॉर्मेशन, और वो पब्लिक डेटाबेस में स्टोर है तो उसको चेन वर्ड से इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इट इज अ डिजिटल इन्फॉर्मेशन ब्लॉक। तो ब्लॉक किसका? आपका इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक है। ठीक है, ये आपका इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक है, और चेन का मतलब है कि इसको पब्लिक डेटाबेस में स्टोर किया गया। तो जो इन्फॉर्मेशन का ब्लॉक है उसको पब्लिक डेटाबेस में चेंज जो है स्टोर किया गया। ब्लॉकचेन इज यूज्ड टू स्टोर इनक्रिप्टेड डेटा। इनक्रिप्ट मतलब किसी फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है जिसको आसानी से कोई चोरी ना कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर किया जाता है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रेन और इंजन टू इनेबल डिसीजन मेकिंग एंड असिस्ट इन एनालिसिस। तो इसमें डेटा को स्टोर किया जाता है इनक्रिप्ट फॉर्म में, प्लस यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसका ब्रेन होता है, यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं इसका इंजन होता है, ताकि इसके लिए जो डिसीजन लेना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन को डिसीजन लेने में मदद करता है, और डेटा की एनालिसिस में, जो भी डेटा उसने कलेक्ट किया उसके एनालिसिस में मदद करता है। ठीक है, तो यही इसमें है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि ये आपकी क्रिप्टो करेंसी में काफी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लॉकचेन को और भी कई जगह पे, जैसे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वहां पे डेटा सिक्योरिटी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि जनरली लोग सोचते हैं कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही, इस इंडस्ट्रीज में ही मदद करता है, बट ऐसा नहीं है। बैंकों में भी फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, वहां पे भी डेटा सिक्योरिटी में जो इश्यूज है उनको आप ब्लॉकचेन से सॉल्व कर सकते हैं। ये फ्रॉड प्रिवेंशन में भी बैंकों की मदद कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन में बैंक अभी काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा? ब्लॉकचेन इज द सी फ्यूचर ऑफ इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस, क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, क्रिप्टो, बैंकिंग, रिकॉर्ड स्टोरिंग, केवाईसी। फ्यूचर में क्या होने वाला है कि बहुत ज्यादा यूज ब्लॉकचेन का बैंकों में होने वाला है। पैसा ट्रांसफर करना, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो हर जगह पे केवाईसी, रिकॉर्ड कीपिंग, स्टोरिंग, हर जगह पे आपको ब्लॉकचेन देखने वाला है। बहुत से बैंकों ने यूनियन बनाई है अपनी, जहाँ पर वो ब्लॉकचेन पर रिसर्च करती है कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो डेफिनेशन इसकी यहाँ से यहाँ तक इसको आप एज इट इज याद करके जाएंगे। ये आपका 1 नंबर का डेफिनेशन इसके लिए इस टॉपिक पे पूछा गया था। इसको लेके 2 नंबर का क्वेश्चन था, व्हाट इज इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021। ठीक है, इसको लेके 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम आपकी। पहले क्या था, जैसे ऑम्बड्समैन स्कीम तो आप लोग जानते हैं ना, बैंकिंग ऑम्बड्समैन, तो 2006 में पहली बार आया था। फिर इसमें क्या था कि कई कस्टमर बैंकों से बड़ा दुखी है, मतलब बैंकों ने उसको अच्छी सर्विसेज नहीं दी और उसने बैंक में कंप्लेन किया, बट उसकी कोई सुन नहीं रहा। तो उस केस में वो पहले वो कंप्लेन करेगा और 1 महीने का वेट करेगा, और अगर कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या रिस्पॉन्स मिल रहा है उससे वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकता था, कस्टमर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाके कंप्लेन कर सकता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन कस्टमर के पास था। तो उसकी शुरुआत 2006 में की गई थी। फिर क्या था, जो नॉन बैंकिंग कंपनीज है, तो उनके भी जो कस्टमर्स है, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, उनके कस्टमर को कोई इशू होगा तो उसके लिए फिर 2018 में एनबीएफसी के लिए बनाया गया था बैंकिंग ओम्बड्समैन। ठीक है, ये किसके लिए था, ये कमर्शियल बैंकों के लिए था। फिर ये आपका एनबीएफसी के लिए बनाया था 2018 में। फिर बाद में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है, अभी बहुत ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ गई ना, जैसे ऑनलाइन, तो उनके लिए भी एक अलग से ओम्बड्समैन बनाया गया था 2019 में। तो अलग अलग टाइप का ओम्बड्समैन था, तो कस्टमर भी काफी कंफ्यूज हो रहे थे कि कौन सा ओम्बड्समैन में हम जाए, कहाँ पे जाए, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो उस मुसीबत को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तीनों को जोड़ दिया गया। इंटीग्रेट होता है मिक्स कर देना, तीनों को मिला दिया गया, 2006 वाले ओम्बड्समैन को, 2018 वाले को और 2019 वाले को। तो तीनों को जोड़ के 2021 में एक बड़ा ओम्बड्समैन बनाया गया, जिसका नाम रखा गया इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन की हो, नॉर्मल बैंकिंग की हो,
एनबीएफसीज की तो हर जगह पे आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी है, आप सिर्फ एक ही ओम्बड्समैन के पास जाएंगे, जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कस्टमर भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना, उनको नहीं पता, पता लगा डिजिटल ट्रांसफर हुई तो वो एनबीएफसी के पास चले गए, एनबीएफसी वाले इधर चले गए, ये इधर चले गए, तो हर कोई गलत एड्रेस पे पहुंच रहा था बार बार। तो एक अच्छा तरीका क्या है कि सभी एड्रेस को मिक्स करके एक ही बना दिया जाए, ताकि जो भी पहुंचे सही पहुंचे। ठीक है, तो उसी पर्पज के लिए आपका इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बनाया गया। कब बनाया गया? 2021 में। फिर यहाँ पे लिखा है 2021 में ये बनाया गया, इज अ स्कीम फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर ग्रीवेंसेस कंसर्न सर्विस प्रोवाइडेड बाय एंटिटी रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो एंटिटीज को कंट्रोल करता है, तो उनको कोई भी कस्टमर, उनके कस्टमर्स को कोई भी इशू है तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन बनाया गया। फिर यहाँ पे बता रखा है 3 जो ओम्बड्समैन थे 2006, 18, 19 वाले, उनको जोड़ के ये बनाया गया है। फिर इसमें क्या होता है, ओम्बड्समैन या डिप्टी ओम्बड्समैन शैल कंसिडर कंप्लेन, तो जो रेगुलेटेड एंटिटीज है, जो कस्टमर है, उनकी कंप्लेंट्स को लेगा, अगर कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है तो उनके खिलाफ जो है अपना डिसीजन सुनाएगा। देयर इज नो लिमिट ऑन अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट दैट कैन बी फाइल्ड, तो अमाउंट को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं कि 10 लाख, 20 लाख, 5,000, अमाउंट को लेके कोई लिमिट नहीं कि ओम्बड्समैन के पास कितने अमाउंट का पैसा लेके जो है जाना है। हाउएवर फॉर एनी सब्सिक्वेंट लॉस एक्सपीरियंस बाय द कंप्लेंट द ओम्बड्समैन हैज अथॉरिटी टू, तो अगर मान लीजिए कस्टमर को कोई कंप्लेंट होती है तो मैक्सिमम जो अवार्ड दे सकता है ओम्बड्समैन वो है 20 लाख तक का। ठीक है, और उसको जो उसका जो टाइम वेस्ट हुआ, उसको उतना मेंटल हैरेसमेंट हुआ, तो उसके लिए 1 लाख अलग से देगा। तो इसकी लिमिट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि ओम्बड्समैन का लिमिट कितना, तो लिमिट है 20 लाख प्लस 1 लाख अलग से मिलेगा। क्यों? ऐसा बोनस नहीं, जो कस्टमर को मेंटल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा ना, क्योंकि कोई भी काम है बार बार ओम्बड्समैन का चक्कर काटा तो कितना स्ट्रेस होता है आप सोचिए, तो उस स्ट्रेस के लिए भी 1 लाख अलग से मिलेंगे। ठीक है, 1 लाख आपका मेंटल हैरेसमेंट के लिए मिलेगा, और 20 लाख तक का मैक्सिमम अवार्ड है, मतलब इससे ज्यादा का अवार्ड नहीं दे सकता। ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग भी है कि 30 दिन का टाइम है, मतलब पहले बैंकों के पास जाना है, बैंकों से आपको सही रिप्लाई नहीं मिल रहा, उसके बाद भी आप इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन के पास आके कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर में से भी मैंने आपको चैप्टर पे ये वीडियो बना रखा है ना, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन, आप चैप्टर वाला वीडियो डिटेल में देखे जाना, क्योंकि इस टॉपिक में से 2-3 नंबर का आपका पूछा गया था। सरफासी वाला जो टॉपिक है ना आपका डिटेल में, तो सरफासी वाले से भी आप देख के जरूर जाना, और वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो उनको देख के जरूर जाना, उसमें से आपको काफी क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। कैसे ढूंढना है कौन कौन से चैप्टर में, कुछ नहीं करना होता, जो बुक होती है ना, बुक की स्टार्टिंग में जो है टॉपिक्स लिखे होते हैं, तो वहां से देख के आपको पता लग जाएगा कि ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन या सरफासी कौन से वाले टॉपिक पे से, वहां से देख के आप अच्छे से इसको जाएंगे। सरफासी वैसे आपका चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख के जाएंगे, चैप्टर नंबर 14 उसको आप अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि सरफासी में से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, कई बार इसका लोक अदालत की लिमिट को लेके भी क्वेश्चन आता है, तो लोक अदालत में आप कहाँ तक जा सकते हैं? 20 लाख तक, डीआरटी में 20 लाख से ऊपर तक। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका इसको पूछा गया था कि जो आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं ना, जैसे आपके डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए बैंकों के बीसीज होते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अगर उन्होंने कस्टमर से चेक लेके उसका कुछ फ्रॉड कर दिया, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लाइबल होंगे या बैंक लाइबल होगा? तो ये बैंकों के एजेंट होते हैं, तो अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ने कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड किया तो सीधे सीधे बैंक लाइबल होता है, ये लाइबल नहीं होते, बैंकों को पे करना रहता है। ठीक है, तो इसको लेके भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीआई की लिमिट क्या होती है, यूपीआई की लिमिट को लेके भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, रिटेल बैंकिंग और कॉर्पोरेट बैंकिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो रिटेल इंडिविजुअल के लिए होता है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज के लिए होता है, जिसको हम लोग होलसेल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस इसके ऊपर क्वेश्चन था। रिटेल बैंकिंग इंडिविजुअल कस्टमर को सपोर्ट करता है, टारगेट करता है, कॉर्पोरेट जो है बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करती है। ये मास मार्केट है, क्योंकि इंडिविजुअल में क्या है, बहुत बड़ी जनता हो जाएगी ना, कॉर्पोरेट्स गिनी चुनी होती है, तो कॉर्पोरेट्स का सेगमेंट बहुत छोटा होता है, और रिटेल बैंकिंग एक मास मार्केट बैंकिंग होती है। रिटेल बैंकिंग में बिजनेस टू कस्टमर अप्रोच होता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस कौन हो गया? बैंक हो गया, कस्टमर कौन हो गया? आम जनता को अप्रोच किया जाता है। यहाँ पे बैंक खुद एक कॉर्पोरेट है और वो दूसरे कॉर्पोरेट को अप्रोच कर रही है, तो इसलिए इसको बिजनेस टू बिजनेस अप्रोच बोलते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल कस्टमर को दे रहे हैं तो टिकट साइज स्मॉल है, मतलब छोटे अमाउंट का लोन दिया जाता है। टिकट साइज लोन के अमाउंट की बात की जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। कॉर्पोरेट में बड़े बड़े अमाउंट का 1,000-2,000 करोड़ का लोन दिया जाता है। रिस्क इज वाइड स्प्रेड। रिटेल बैंकिंग में क्या हो रहा है कि काफी जनता को आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे हैं, तो रिस्क आसानी से स्प्रेड होता है, बट कॉर्पोरेट में काफी रिस्की। एक ही कस्टमर का आपने 1,000 करोड़ दिया, अगर वो पैसा लेकर डूब गया, चला गया, तो आपका पूरा पैसा डूब जाता है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में रिस्क जो है काफी ज्यादा रहता है, लेकिन रिटेल में रिस्क काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा है कि जो रिटर्न है रिटेल में काफी अच्छा होता है, क्योंकि आप कस्टमर्स को उसके हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं। ठीक है, ज्यादा रिस्क है तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, बट कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है। कॉर्पोरेट जनरली आपसे बार्गेनिंग करती है कि इतना हाई अमाउंट का लोन ले रहे हो आपसे, तो आप अच्छा सा इंटरेस्ट रेट लगाइए, तो इस तरह से बोला जाता है। हाँ, मॉनिटरिंग और रिकवरी जो है रिटेल में बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हर कस्टमर के पीछे जाना पड़ता है ना, जो भी डिफॉल्ट कर जाता है। बट कॉर्पोरेट में बड़े बड़े कस्टमर है, तो उसमें किसी भी टाइप से मॉनिटरिंग रिकवरी में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है।
एक लास्ट में पॉइंट बोला है कि जो एनपीए होता है ना रिटेल बैंकिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो कॉर्पोरेट है अगर एनपीए बढ़ गया तो काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। लायबिलिटी की बात करें, डिपॉजिट की बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट काफ़ी सस्ता होता है, ठीक है। और लेकिन कॉर्पोरेट में क्या होता है, क्योंकि बड़े अमाउंट का पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बोलते हैं कि हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट दो, तो हमें हाई इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ा महंगा होता है किसमें, कॉर्पोरेट में। बट रिटेल में थोड़ा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस को लेकर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया ना। रिटेल इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट को जो है टारगेट करता है, यहाँ पे कंपनीज को टारगेट किया जाता है, ठीक है। रिटेल क्या है, आम जनता के लिए होता है, मास मार्केट के लिए होता है, लेकिन ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट स्केल होता है। इसमें अप्रोच B2C है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे B2B है, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे टिकट साइज यानी जो लोन अमाउंट है छोटा है, क्योंकि आप आम जनता को 1000-2000 का लोन नहीं दे सकते ना, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज को देते हैं तो टिकट साइज बड़ा होता है। यहाँ पर रिस्क आसानी से स्प्रेड हो जाता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में ऐसा नहीं है, पूरा रिस्क एक ही कस्टमर को चला जाता है। फिर और क्या डिफरेंस देखा हमने यहाँ पे कि जो रिटेल बैंकिंग है वो ज़्यादा मतलब रिटर्न उस पर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हम अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगा सकते हैं, बट कॉर्पोरेट में वो काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं कि सस्ता इंटरेस्ट रेट लगाओ, तो वो इशू भी यहाँ पे रहता है। मॉनिटरिंग करना, बाद में अगर कोई रिकवरी करना है तो रिकवरी रिटेल बैंकिंग में बहुत डिफिकल्ट होती है, बट कॉर्पोरेट में इतना मुश्किल नहीं होता है। एनपीए की अगर हम बात करें ना, तो एनपीए जो है रिटेल बैंकिंग में आपको देखने को मिलेगा कम होता है, बट कॉर्पोरेट में अगर एनपीए हो गया तो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है। एक क्वेश्चन आपका सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड को लेके था कि ये क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो गोल्ड बॉन्ड लाने का पर्पस क्या था, तो पहले क्या था कि जो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोग गोल्ड खरीदना बहुत पसंद करते हैं, खासतौर के साउथ इंडिया में आप देख लीजिए बिल्कुल प्रचलन है, बहुत ज्यादा लोग गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, और गोल्ड में इंडिया बहुत बड़ा इम्पोर्टर है। वो क्या करता है, इंडिया में इतना गोल्ड नहीं बनता, ठीक है, इतना ज्यादा हम लोग खदाने नहीं है गोल्ड की कि हम बनाए इंडिया को खदानों से निकाल के, तो वो नहीं है ज्यादा, तो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता था। बाहर से हम गोल्ड इंपोर्ट करते थे ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि, और बहुत से लोग सिर्फ ज्वेलरी के लिए नहीं, बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इतना सारा गोल्ड खरीदते हैं क्योंकि रेट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए गोल्ड को खरीद के रखा है, तो उनके लिए गोल्ड बॉन्ड बेस्ट है। तो गोल्ड बॉन्ड क्या है, एक तरीके का कागज का टुकड़ा है। एक बॉन्ड मान लीजिए 10 ग्राम का एक बॉन्ड है, तो उसमें लिखा है जितनी एक 10 ग्राम सोने की कीमत है उतने इस कागज के टुकड़े की कीमत, जैसे पैसा होता है ना, 2000 का नोट मतलब उसकी वैल्यू है, तो सेम ऐसी बॉन्ड भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड को। तो गोल्ड बॉन्ड लाने का पर्पज क्या था कि इंडिया को बहुत ज्यादा जो गोल्ड है इंपोर्ट करना पड़ता था। इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड का, तो उसी को दूर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए हमें वहाँ की करेंसी में पेमेंट करनी होती है ना, फॉरेन करेंसी में, तो उसीलिए इतना सारा फॉरेन करेंसी तो है नहीं हमारे पास, तो इसीलिए जो है हमने गोल्ड बॉन्ड को लाना बेहतर समझा। क्योंकि जो लोग चलो ज्वेलरी बना रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो लोग इसलिए गोल्ड खरीद रहे हैं क्योंकि उनको इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए गोल्ड बॉन्ड एक बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। वही लिखा है कि एंटिटीज आर अंडर दिस स्कीम, एंटिटीज आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन डिजिटलाइज फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो ये एक तरह से आप उसको डिजिटल बॉन्ड बोल सकते हैं। इसमें टाइम पीरियड भी रहता है, ठीक है, इतने टाइम के लिए रहता है, और वो आपके फिजिकल बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो प्योरिटी की बात करें तो 99% तक इसमें रहती है। और इसमें जो कैपिटल गेन होता है ना, जब आप इसको बेच के जाते हैं तो वो आपका एग्जाम्प्ट रहता है, लेकिन जो आप इसमें इंटरेस्ट पे करते हैं गोल्ड बॉन्ड में, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि बैंक आपको इंटरेस्ट भी पे करती है ना, तो जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको टैक्स उसमें पे करना होता है। पर जब आप बेच के जाते हैं, जो कैपिटल गेन होता है, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। ये जो बॉन्ड है आपको 1 ग्राम से लेके अलग अलग डिनोमिनेशन में मिल जाएंगे। मिनिमम 1 ग्राम का आपको बॉन्ड मिलता है, ठीक है। तो इसके अमाउंट को लेके भी क्वेश्चन आ जाता है। मैक्सिमम लिमिट क्या है, इंडिविजुअल 4 किलोग्राम तक गोल्ड बॉन्ड ले सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 4 kg तक, और ट्रस्ट है तो वो 20 kg तक, ठीक है। तो इंडिविजुअल के लिए 4 ग्राम का केजी का लिमिट है। ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी 4 kg है, और ट्रस्ट के लिए 20 kg का यहाँ पे लिमिट दिया गया है। और इसकी जो एनुअल सीलिंग है गवर्नमेंट बार बार चेंज करती है, तो उस हिसाब से जो इसका लिमिट है वो भी चेंज होता रहता है। इसमें जो है कैसे डिसाइड किया जाता है कि जब आप बॉन्ड को क्लोज कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कि किस रेट पे, तो 99.9% जो प्योरिटी होता है ना, उस प्योरिटी का जो भी गोल्ड होगा लास्ट 3 दिनों में उसका जो रेट होगा लास्ट 3 बिजनेस रेट, तो उसका एवरेज निकाल के पता लगेगा। मान लीजिए 99.9% की प्योरिटी का गोल्ड का रेट आज क्या है, कल क्या था, परसों क्या था, उनका एवरेज निकाला जाएगा और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पे इसको बेचा जाएगा, ठीक है। इस तरह से डिसाइड किया जाता है। द बॉन्ड शैल बी रिपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज। तो इसको रिपे कब किया जाएगा, तो 8 साल लगेंगे, ठीक है, 8 साल बाद। प्री मेच्योर इज परमिटेड फ्रॉम, अगर आप इसको प्री मेच्योर क्लोज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 5 साल का कम से कम वेट करना पड़ेगा।
ठीक है, ये सेम लाइन यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है कि 3 बिजनेस डे में 99.9 प्योरिटी का जो 999 प्योरिटी का जो गोल्ड होता है तो उसका क्या रेट चल रहा है 3 बिजनेस डे, तो उनका एवरेज निकाला जाएगा, उसके हिसाब से गोल्ड का रेट डिसाइड किया जाता है। तो ये आपका गोल्ड बॉन्ड का टॉपिक यहाँ पे इसमें हो गया। तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, एक तो उसका रेट कैसे डिसाइड किया जाता है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अमाउंट को लेके कि कितना केजी का मैक्सिमम गोल्ड ले सकते हो, तो मिनिमम 1 ग्राम है, मैक्सिमम इंडिविजुअल और हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के लिए 4 केजी है और ट्रस्ट के लिए 20 केजी का मैक्सिमम लिमिट इसमें बोला गया है। ठीक है, तो इसको लेके क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। मैक्सिमम टेन्योर है 8 साल का और 5 साल बाद आप इसको जो है रिडिम्पशन करा सकते हैं, प्री मैच्योर रिडिम्पशन चाहे तो 5 साल बाद आपको उसको अलाउ रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिजनेस मॉडल के ऊपर पूछा गया था। तो देखिए हॉरिजॉन्टल या बिजनेस वर्टिकल मॉडल क्या होता है। द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मॉडल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसी होती है, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह पे मिलेगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी, तो इन्फॉर्मेशन आपको सेंट्रलाइज मिलेगी, बस इतना ही डिफरेंस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे, इसमें जो डिफरेंस है कि मॉडल आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल, वो डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कैसी है। सारी इन्फॉर्मेशन क्या आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलती है, आपको अलग अलग जगह पे मिलती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये हॉरिजॉन्टल मॉडल है या वर्टिकल मॉडल है। तो यहाँ पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल इज अ स्ट्रक्चर यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस मॉडल फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट। तो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप अलग अलग मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडल होता है जैसे आप कोई चीज करते हो तो अलग अलग तरीके से आप करते हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट है आपके पास। मान लीजिए आप 5 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट के लिए आप एक अलग अलग मॉडल को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका हॉरिजॉन्टल मॉडल इसमें होता है। ठीक है, ऑफरिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोडक्ट वाइज। तो एंड टू एंड सॉल्यूशन मतलब जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो चीज चल रही है आपके प्रोडक्ट में, जो शुरू से लेके एंड जो फाइनल गुड बन रहा है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल गुड बन रहा है, तो यहाँ पे ए में एक अलग मॉडल यूज होगा, बी में अलग होगा, सी में अलग होगा। तो आप हर किसी के लिए अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम प्रोसेस से आप नहीं गुजर रहे। ठीक है, एक कंपनी 5 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो हर प्रोडक्ट के लिए एंड टू एंड मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने तक में वो अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल कर रही है। ए का प्रोसेस अलग है, बी का प्रोसेस अलग है, सी का प्रोसेस अलग है। इसको खाने की तरह से समझ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 5 तरीके का खाना बनाना, तो सब में वो एक ही तरीके का प्रोसेस, सब में हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्ची डाली, चीनी सॉरी वो टमाटर डाला, प्याज डाला, तो इस तरह से सारा जो भी खाना बना रहे हैं ना, सबको एक ही रेसिपी से बना रहे हैं, एक ही प्रोसेस से बना रहे हैं, तो वो आप हॉरिजॉन्टल मान लीजिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, सबको वो अलग अलग तरीके से बना रहे हैं। अगर सारा खाना आप एक ही तरीके से बना रहे हैं तो आप वर्टिकल वाले में आ जाएंगे। ठीक है, किसी को आप बोलो कि आलू की सब्जी बनाओ, गोभी की सब्जी बनाओ, टमाटर, तो वो सभी की सब्जी को एक ही तरीके से बनाते हैं, तो वो हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, जहां पे सारे प्रोसेस को एक ही तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है, हर प्रोडक्ट में आप उसी सेंट्रलाइज डेटाबेस की हेल्प से आप जो है प्रोडक्ट को बना रहे हैं, सारा का प्रोसेस सेम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए आप एक ही प्रोसेस को इस्तेमाल करोगे, वो हो जाएगा आपका वर्टिकल। वर्टिकल लाइन ऐसी होती है ना सीधी, तो एक ही प्रोसेस आपका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रॉम एंड टू एंड। एंड टू एंड मतलब शुरू जब प्रोडक्ट रॉ मटेरियल था और जब वो फिनिश गुड्स बना। ठीक है, यानी ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कच्ची सब्जी ले रहे हो और सब एक पक्की सब्जी बना रहे हैं, तो उसके बीच में जो प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं सबके लिए अलग कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में अगर आप आलू की सब्जी बना रहे हो तो अलग तरीका से, गोभी की सब्जी अलग तरीके से, दाल अलग तरीके से, सब कुछ अगर आप अलग अलग तरीके से बना रहे हैं तो आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है, किचन से आप इसको याद रखेंगे, आपको बिल्कुल याद रहेगा। किचन मतलब अगर आपकी मम्मी क्या कर रही है कि खाना बना रही है, अगर आप खुद खाना बना रहे हैं, अगर अलग अलग डिश को आप अलग अलग तरीके से बना रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको दाल बोलो, चावल बोलो, सब्जी बोलो, तो हर किसी को एक ही तरीके से बनाते हैं, एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्टिकल हो जाएगा। ठीक है, ये बस याद करने का एक ट्रिक मैंने आपको बताया, इससे सबको याद रहेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब हर सब्जी का अलग अलग मॉडल, अलग अलग तरीका, अलग अलग प्रोसेस। वर्टिकल मतलब सब सब्जी में आपको पहले पहले प्याज डालना है, पहले फिर उसके बाद टमाटर डालना है, पहले तेल डालना है, तो वो सब में अगर आप एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका वर्टिकल मॉडल इसमें पूछेगा। ठीक है, इसको लेकर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एंड टू एंड क्या होता है, रॉ मटेरियल से लेके फाइनल, आपने कच्ची सब्जी अभी काटी है और वो बन गया फाइनल, तो शुरुआत से लेके लास्ट तक में जो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या हो गया, आप एक आलू की सब्जी बना रहे हैं, टमाटर बैगन की अलग अलग सब्जी बना रहे हैं ना, तो एक कंपनी जो 5 तरह के प्रोडक्ट बनाती है शुरू से लेके लास्ट तक, अगर वो अलग अलग प्रोसेस को इस्तेमाल कर रही है तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मॉडल है। और शुरू से लास्ट तक अगर वो एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर रही है अपने सारे, लिखा ना अक्रॉस प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट बना रही है 5 या 10, सब में अगर एक ही प्रोसेस इस्तेमाल कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मॉडल। ठीक है, इसको लेके 1 नंबर का था, इसको लेके 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों का आ चुका है। इसके साथ ये वाला जो इंपॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड पार्ट है, इसको यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।